हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर फंड फ्लो स्टेटमेंट कर रहे हैं। ये आपका लास्ट सेकंड चैप्टर है। इसके बाद एक कैश फ्लो आपका और रह जाएगा। आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है? फंड फ्लो स्टेटमेंट वो कहता है कि जो आपका फंड्स आते हैं, फ्लो मीन्स बहना, मतलब कहाँ पर आ रहा है। फंड्स मतलब जो आपके पास अवेलेबल पैसा है या कोई भी चीज़ है, मतलब चाहे वो कैश में है, चाहे असेट्स हैं, चाहे आपकी लाइबिलिटीज़ है, उनका फ़्लो कैसा है, वो बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, उनकी पोजीशंस ऑफ द फ्लो को डिपिक्ट करने को बोला जाता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। दोबारा से सुनिए, फंड फ्लो स्टेटमेंट जो होती है वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। डिपिक्ट होता है उनकी जांच पड़ताल करना, उनके बारे में जानना, किस चीज़ के बारे में, पोजीशन ऑफ द फ्लो ऑफ द फंड्स फॉर द पीरियड्स ऑफ द बैलेंस शीट। 2 सालों की जो आपकी बैलेंस शीट होती है, उनके दोनों के बीच में जो फंड्स आए हैं, गए हैं, मीन कितनी असेट्स घट गई, बढ़ गई, लाइबिलिटी घटी, बड़ी असेट्स, करंट असेट्स, लाइबिलिटीज़, उन सभी चीज़ों के बारे में जानने को बोला जाता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो कहते हैं फंड क्या होता है? जो आपकी नेट वर्किंग कैपिटल है, या आप ये कह सकते हो जो आपकी टोटल करंट असेट्स होती हैं, उनके बेसिस पर आप जो करते हैं टोटल करंट असेट्स माइनस टोटल करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस करके जो आपका वर्किंग कैपिटल होती है, नेट वर्किंग कैपिटल होती है, दैट इज़ कॉल्ड योर फंड। ओके, अब अगला जो है, इसके बाद वो कहता है कि जो फंड फ्लो स्टेटमेंट, अब इस चीज़ को पूरा अच्छी तरह से समझने के लिए इस डायग्राम को समझिए। वो कहता है कैसे? वो कहता है आपके पास करंट असेट्स हैं, करंट लाइबिलिटीज़ हैं, दूसरी तरफ आपके पास फिक्स्ड और नॉन करंट असेट्स हैं और फिक्स्ड और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं। इधर आपका फंड्स फ्लो है, कोई फंड फ्लो ऊपर नहीं हो रहा। तो कहते हैं जहाँ फ्लो है वो चीज़, मीन फ्लो कैसे होगा? वो कहते हैं करंट असेट से फ्लो फंड्स होगा, करंट लाइबिलिटी से होगा, इधर से होगा, इधर से होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा। इन सभी से आपका क्या हो रहा है? फ्लो ऑफ फंड्स हो रहा है। क्लियर है? तो इसे बोलते हैं फंड्स ऑफ फ्लो। और इसमें जो बेसिकली आपकी 4 पॉइंट्स हैं, इन चारों पॉइंट्स को आपने देखना है कि जो फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट्स हैं, जो कैश परचेज ऑफ मशीनरीज वगैरह हैं, मीन ट्रांजेक्शन्स किसके बीच में? फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट्स के बीच में, करंट असेट्स टू लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के बीच में, और फिक्स्ड असेट्स टू करंट लाइबिलिटी के बीच में, और करंट लाइबिलिटी टू लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के बीच में। ये आपका फंड्स ऑफ फ्लो होता है। अब देखो जरा, यही आपकी इलस्ट्रेशन 1 दी हुई है। इलस्ट्रेशन 1 में वो क्या कहता है? इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स का क्या फ़र्क होगा? एक तरफ तो आपके क्या हो जाएगा, जो डिबेंचर्स हैं वो इनफ्लो ऑफ द फंड्स, इशू किए हैं आपने तो पैसा आया, और दूसरी तरफ से इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कैश बैलेंस, जो आपकी करंट असेट्स होंगी वो भी आपकी क्या हो जाएंगी? इंक्रीज़ हो जाएंगी। दूसरी तरफ वो कहता है सेकंड, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। आपने डेटर से कलेक्ट किया है, डेटर से जब आप कलेक्ट करते हैं तो आपकी क्या होता है? नाइदर इनफ्लो नोर आउटफ्लो, बिकॉज देयर विल बी नो चेंज इन द टोटल अमाउंट ऑफ करंट असेट्स और वर्किंग कैपिटल। दोबारा से सुन लो, देखो इस डायग्राम को अगर आप समझोगे तो इस डायग्राम से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर करंट असेट्स के घटने और बढ़ने से करंट लाइबिलिटीज़ के घटती बढ़ती है, चाहे घटे चाहे बढ़े, मीन इसके घटने से ये घटती है, इसके बढ़ने से ये बढ़ती है, इसके घटने से ये बढ़ती है, इसके बढ़ने से ये घटती है, ठीक है, तो कोई फ्लो ऑफ फंड नहीं होगा, नो फंड फ्लो। सेम एज टू फिक्स असेट के बढ़ने घटने से जो आपकी करंट लाइबिलिटीज़ हैं, उन जो फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ हैं उन वो घटती बढ़ती है, कोई फंड फ्लो नहीं होगा। फंड फ्लो कब होगा वो लिखा हुआ है इसमें, करंट असेट्स का फिक्स्ड असेट्स के साथ, करंट असेट्स का आपके करंट असेट्स का फिक्स्ड असेट्स के साथ, करंट लाइबिलिटीज़ का फिक्स लाइबिलिटीज़ के साथ, ठीक है, फंड फ्लो ऑफ फंड होता है। ठीक है, इस डायग्राम को समझो तो ये आपका बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाएगा। जैसे इसी में देखो, परचेज ऑफ बिल्डिंग बाय इशू ऑफ शेयर है, परचेज ऑफ बिल्डिंग की आपने इशू ऑफ शेयर करके, तो हम क्या कहेंगे? नो इन्वॉल्व एनी फंड फ्लो, बिकॉज क्यों नहीं है? क्योंकि जो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं वो वन हैंड है और दूसरी तरफ नॉन करंट असेट्स हैं, इसी वजह से कोई फंड फ्लो नहीं होगा। नॉन करंट और नॉन, इनके बीच में कोई भी फंड ऑफ फ्लो नहीं होता। ठीक है, तीसरा जैसे क्रिएशन ऑफ जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व क्या है आपका? वो कहता है जनरल रिजर्व कोई भी फ्लो ऑफ फंड नहीं होगा, कोई भी चेंज ऑफ वर्किंग कैपिटल नहीं होगा, इसीलिए आपका कोई भी आपकी ट्रांसफ़र नहीं होगी, मीन नो फंड फ्लो ऑन द दैट स्टेटमेंट। तो इसीलिए आपको ये क्वेश्चंस जो हैं करने से पहले आपको ये चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए जो अभी आपको मैंने बताई हैं, और इस चार्ट को आप ज़रूर ध्यान में रख लेना क्योंकि इस चार्ट में ही सब कुछ है। अब जैसे थर्ड है आपकी इलस्ट्रेशन थर्ड में आप देखिए, थर्ड इलस्ट्रेशन में वो आपको क्या कहता है? हाँ जी,
थर्ड इलस्ट्रेशन में कहता है दिस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व ड्यूरिंग द ईयर ऑफ बिजनेस, सॉरी सेकेंड इलस्ट्रेशन, ड्यूरिंग द ईयर ऑफ बिजनेस वॉज परचेज्ड बाय इशूइंग 25,000 शेयर्स, 25,000 डिबेंचर्स एंड द बिजनेस परचेज हैड द असेट्स एंड लाइबिलिटीज़। कौन कौन सी हैं? मशीनरी है आपके पास 20,000 की, उसके बाद आपके पास स्टॉक है, डिबेंचर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं। अफेक्ट दिस ट्रांजेक्शन फंड फ्लो, तो कैसे करोगे? वो कहता है इन्वॉल्व कौन कौन सी हैं? करंट असेट्स हैं। करंट असेट्स कितने की हैं? 20,000, जिसमें स्टॉक 5,000 का और आपके डेटर्स है 15 के, तो टोटल करंट असेट्स कितनी होगी? 15 की, और करंट लाइबिलिटीज़ 5 की हैं। तो इसका मतलब 15,000 की ट्रांजेक्शन कहीं ना कहीं से होगी, क्योंकि बैलेंस शीट आपको इक्वल करनी है। क्लियर है? दूसरा कहता है इलस्ट्रेशन थर्ड देखिए, वो कहता है परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, कैश में आपने परचेज की है मशीनरी को, तो कहता है फिक्स्ड असेट्स आई और उधर से करंट असेट्स, आपका करंट असेट्स पर इफेक्ट हुआ, तो देयर विल बी फंड फ्लो। दोबारा से देखो, एक तरफ आपकी क्या है? फिक्स्ड असेट्स और दूसरी तरफ करंट असेट, और फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट्स में जब होता है तो क्या होता है? फंड फ्लो होता है। दूसरी तरफ वो कहता है सेल ऑफ बिल्डिंग एंड द ओरिजिनल कॉस्ट इज़ 4 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,40,000। तो इसमें आप क्या कहते हैं? वो कहता है ट्रांजेक्शन करंट असेट्स है, जिसकी वजह से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट ऑन द सेल हो गया, वो आपकी नॉन करंट आई, देयर विल बी ए फंड ऑफ फ्लो। ठीक है। उसके बाद थर्ड में वो कहता है 1,000 शेयर आपने 100 रुपये के हिसाब से 110 में इशू किए, तो वहाँ पर आपकी क्या है? आपका प्रीमियम है, फिक्स्ड आइटम है और एक करंट असेट्स है आपकी, क्योंकि जो आपकी ये कैश आया, क्योंकि कैश भी तो आया ना, तो कैश क्या है? करंट असेट्स है। फिक्स्ड असेट टू करंट असेट जो है देयर इज़ ए फ्लो ऑफ फंड। उसके बाद डी देखिए, गुडविल रिटर्न डाउन फ्रॉम प्रॉफिट ऑफ 50,000। गुडविल क्या है? एक फिक्स्ड आइटम है। ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो एक फिक्स्ड आइटम है, तो देयर इज़ नो फंड फ्लो। फिक्स टू फिक्स में कोई फंड फ्लो नहीं होता। लास्ट है 60,000 डिक्लेयर एज अ डिविडेंड ऑन द इक्विटी शेयर है, तो वो कहता है डिविडेंड डिक्लेयर किया, वो फिक्स्ड आइटम है, कैश है वो करंट है, तो इसका मतलब फंड फ्लो होगा। मीन नॉन करंट टू करंट और करंट टू नॉन करंट, इसका आपका इफेक्ट्स होता है, ये आपकी साइमल्टेनियसली चलती है इधर से उधर। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट देखिए आपका करंट एंड नॉन करंट असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, उनकी प्रॉपर इसने लिस्ट दे रखी है। करंट असेट्स कौन सी होती हैं, करंट लाइबिलिटीज़ कौन सी होती हैं, वो लिस्ट में आप इसके क्लियर कट समझ सकते हैं कि कौन कौन सी हैं। तो करंट असेट्स में इसने बताया है कि जब करंट असेट्स जो होती है एक्सपेक्टेड टू बी रेज्ड होती हैं, या फिर जैसे करंट असेट्स आप सभी को पता है कैश है, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स जो होते हैं, या कैश है, कैश इक्विवेलेंट बैलेंस, और बैंक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, या एडवांसेस हैं, लोन वगैरह, वो सारी। और नॉन करंट में कौन सी आती हैं? जितनी भी डेफर्ड टैक्स वगैरह, लॉन्ग टर्म्स, शेयर्स, कैपिटल्स वगैरह सारी आ जाती हैं। ठीक है। अब उसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं? टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द वर्किंग कैपिटल ऑन 2 डेट्स ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है। बेसिकली जो फर्स्ट होता है कि आपने वर्किंग कैपिटल का जो 2 डेट की बैलेंस शीट है उस पर आपने वर्किंग कैपिटल का पोजीशन जानना है। वर्किंग कैपिटल में इस ड्यूरिंग टाइम पीरियड में क्या चेंजेस आए, उसके पीछे क्या कारण रहे हैं, इनफ्लो फंड्स का क्या रहा है, आइटम वाइज आउटफ्लो ऑफ द फंड्स क्या रहा, और मेन फीचर ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन क्या रही है, इन सभी चीज़ों को देखना। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में वो कहता है स्टेटमेंट ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये जो फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है ये आपका फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग ऑफ द वर्किंग कैपिटल है। दूसरा, ये एक डायनामिक नेचर की होती है। डायनामिक नेचर का मतलब है ये आपकी प्रॉपरली आपकी जिस चीज़ से रिलेटेड होती है, जो चीज़ बतानी होती है उससे, और इसमें एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। ये कोई भी स्टैच्यूटरी कंपल्शन नहीं होती इसको बनाना, और ये एक मैनेजरियल टेक्निक्स होती है जिसके थ्रू आप नॉलेज, लिक्विडिटी या सॉल्वेंसी वगैरह की, आपकी फंड्स वगैरह की नॉलेज का पता करते हैं। उसके बाद आता है यूजेस और एडवांटेजेस एंड इम्पोर्टेंट। सेम ऐसे ही है, अगर आपकी मैनेजमेंट को इससे क्या बेनिफिट्स होते हैं, आपके शेयर होल्डर को क्या होते हैं, या आपके फाइनेंसर्स को क्या होते हैं, जो आपकी अदर पार्टीज़ होती हैं उनको इससे क्या बेनिफिट्स होते हैं, वो आपने इसमें देखना है। सबसे पहले मैनेजमेंट को ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बताती है। ठीक है। प्री प्लेक्सिंग क्वेश्चंस के आंसर्स दे देती है, फॉर्मेशन ऑफ डिविडेंड पॉलिसी करती है, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है, यूज़ ऑफ वर्किंग कैपिटल वगैरह है, या फिर आपकी कंपेरेटिव जो आपकी स्टडी है, मीन इससे आपकी जो कंपेरेटिव स्टडी होती है वो आपकी इससे पॉसिबल हो जाती है। कहने का मतलब है कि जो आपके डिविडेंड पॉलिसीज़, आपने कितना डिविडेंड देना है, कितना नहीं देना है, या जो आपके एलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं, वो आपका पता चल जाता है। वर्किंग कैपिटल मीन कैसी है, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा है, कम है,
क्योंकि इसके लिए भी एक साउंड वर्किंग कैपिटल होना ज़रूरी है। ये आपने वर्किंग कैपिटल वाले चैप्टर में किया भी होगा बेटा, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का भी एक सॉलिड, एक साउंड वर्किंग कैपिटल होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि वर्किंग कैपिटल भी अगर आपकी कम ज़्यादा होती है तो उससे भी पैसा, अगर ज़्यादा रखते हो तो ब्लॉक हो जाता है, और कम रखते हो तो अनसर्टनिटी में आपके पास अवेलेबल पैसा नहीं होता, फंड नहीं होता, जिसकी वजह से आप फिर लॉन्ग टर्म फंड्स को यूटिलाइज़ करते हैं और कहीं ना कहीं उसके नुकसान होते हैं। उसके बाद आपका कंपैरेटिव स्टडीज़ वगैरह करने में भी आपकी हेल्प करता है, आपको लोन वगैरह लेने में भी हेल्प करता है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट से मिलते हैं। इसके अलावा आपके जो शेयर होल्डर होते हैं वो भी आप काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो फंड फ्लो से प्राप्त करते हैं, जैसे कि एफिशिएंसी वगैरह है, प्रॉफिटेबिलिटी है, लिक्विडिटी ऑफ द फर्म्स वगैरह है, या पोजीशन है, डिविडेंड वगैरह क्या देना है, कोऑर्डिनेशंस कैसा है फाइनेंशियल वगैरह का, वो सारी चीज़ें। इंपॉर्टेंस ऑफ जो आपके फाइनेंसर्स हैं उनको भी काफ़ी सारी जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह की या बैंक्स वगैरह से रिलेटेड जितनी लिक्विडिटी है, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी वगैरह है, उनकी इन्फॉर्मेशंस मिलती रहती है, वो भी वहाँ से काफ़ी बेनिफिट्स उठाते हैं। उसके अलावा आपकी अदर पार्टीज़ होती हैं, जैसे कि जो इन्वेस्टर्स वगैरह होते हैं या जो आपके कस्टमर्स वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट्स होती हैं, फर्म्स होती हैं, उनको भी इससे काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। उसके बाद लिमिटेशंस हो जाते हैं। लिमिटेशंस में वो कहता है कि इसके कुछ एक एनुअल अकाउंट नहीं बन पाता, मतलब एक सिर्फ एक सब्सिट्यूट है नॉलेज जानने का, लेकिन ये आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देता, क्योंकि अगर आपकी इन्फॉर्मेशन ही गलत होती है तो फंड फ्लो स्टेटमेंट भी आपको गलत ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। हिस्ट्री इन द नेचर्स, मतलब वो कहता है नेचर वाइज अगर बेसिकली देखा जाए तो जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो आपको सिर्फ एक आइडिया देती है फ्यूचर का, वो कहीं पर भी एक्यूरेसी नहीं दे पाती। जो इसमें क्या होता है, कैश जो चेंजेस होते हैं उसमें भी इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाती, क्योंकि उसमें भी आपको एक्चुअल सिचुएशन नहीं पता चल पाती। जो ओरिजिनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो भी आपको नहीं मिल पाती इससे, और जो आपके नॉन फंड आइटम्स होती हैं उनको बिल्कुल ही इसमें इग्नोर कर दिया जाता है, वो उनको कंसीडर ही नहीं किया जाता, इसलिए ये वहाँ पर भी काफ़ी नुकसानदायक रहती है। तो यहाँ तक था बेटा आपका ये टॉपिक, आगे कंटिन्यू हम कल करेंगे।